Let's enjoy the learning. आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द सैंपल ड्यू टू चेंज इन इट्स डायमेंशन। जब आप किसी रेसिस्टेंस के डायमेंशन को चेंज करते हो, ठीक है, डायमेंशन को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, आप उसकी लंबाई को चेंज कर दिए या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिए, मटेरियल वही रहा, जिसका मतलब होगा कि इसकी जो भी रेसिस्टिविटी होगी वो सेम रहती है। तो वैसा वाला केस लेते हैं जब आप किसी रेसिस्टेंस के डायमेंशन को चेंज करते हो तो फिर उस रेसिस्टेंस की वैल्यू किस प्रकार से बदलती है उसको देखते हैं। तो हमें जैसा पता है आर बराबर रो एल बाई ए ये होता है, जहाँ एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर मास या फिर कह लें वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज कांस्टेंट, देखिए मास कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा चूंकि डेंसिटी रिमेन्स द सेम, और चूंकि मटेरियल भी सेम है तो ये रो भी कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए जैसे कि कोई ए L1 लेंथ का और A1 क्रॉस सेक्शन एरिया का एक कंडक्टर हो गया, इसकी लंबाई आपने बढ़ा दी तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मान लीजिए वो A2 हो गया और लंबाई क्या हो गई L2 हो गया। तो इस वाले सैंपल का जो रेसिस्टेंस बनेगा R1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, रो L1 अपॉन A1, और R2 बराबर क्या लिखा जाएगा, रो L2 अपॉन A2। दोनों में हमने मटेरियल सेम रखा है इसलिए उसका रेसिस्टिविटी रो रह गया दोनों में। अब देखिए चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम यहाँ पर होता है सिलिंड्रिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं A1 L1, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो यहाँ पर A1 L1 बराबर A2 L2, चूंकि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। इस वाले सैंपल का वॉल्यूम A1 L1, इस वाले सैंपल का वॉल्यूम A2 L2, और वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, सो A1 L1 बराबर A2 L2। अब आप अगर L1 अपॉन L2 करते हो तो आपको बन जाएगा ये A2 अपॉन A1, सिंपल है, ये एक इक्वेशन मान लीजिए। फिर आप R1 बाय R2 निकालने की कोशिश करो, मतलब रेसिस्टेंस इन फर्स्ट केस एंड रेसिस्टेंस इन सेकेंड केस का रेशियो। तो आप पाते हो कि ये था इस वाले फार्मूले से, रो जो है दोनों में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा L1 बाय L2 इस तरह से, और A2 बाय A1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। तो L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2, इसी को अगर ठीक से अरेंज करके लिखा हमने तो L1 बटा L2 इंटू A2 बटा A1, ये हो गया आपका नंबर 2। हैंस फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को अगर देखते हुए अगर आप देखो तो R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2, यहाँ से इंटू ये देखो A2 बाय A1 की जगह आप L1 बाय L2 फिर से लिखेंगे, A2 बाय A1 की जगह आप L1 बाय L2 यहाँ पे फिर से लिखेंगे, लिख दिया तो ये क्या बन गया L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से R1 बाय R2 अगर आप एरिया के टर्म में कहना चाहते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में, तो A2 बाय A1 पहले से था, L1 बाय L2 की जगह आप क्या लिखेंगे, A2 बाय A1 फिर से लिखेंगे, तो दो बार आ गया, मतलब A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, और लेंथ के टर्म में लिखोगे तो L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि R1 है, यहाँ भी 1 है, नीचे में 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसका मतलब इन जनरल R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ भी आप कह सकते हो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A स्क्वायर, जिसको प्रोपोर्शनल टू A⁻⁻² भी कहा जा सकता है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब छोटे छोटे चेंजेस की बात हो, नॉर्मली 10% या उससे नीचे के चेंजेस हो, तब आप कह सकते हो इसको देखते हुए कि परसेंटेज चेंज इन आर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ L। और यहाँ भी देख के कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ए। माइनस का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ये माइनस का यही मीनिंग है। और यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, मतलब कि परसेंटेज लेंथ आपका यहाँ पर जितना बढ़ेगा 2 टाइम्स आप कर सकते हैं रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला जो वैलिड होगा फॉर स्मॉलर चेंजेस ही वैलिड होगा। अगर बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं 50%, 100%, 200%, तो फिर आपको ये जो ओरिजिनल फार्मूला हो गया R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2 का होल स्क्वायर या R1 बाय R2 बराबर A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओरिजिनल यूज होगा जब बड़े चेंजेस की बात होगी तब, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2 का होल स्क्वायर या R1 बाय R2 बराबर A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, दिस इज वैलिड फॉर लार्जर चेंजेस और नॉर्मली ग्रेटर देन 10%।
हालांकि ये कभी भी वैलिड होगा, कम में भी ज़्यादा में भी, लेकिन कम में क्या होगा कि इससे आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा का चेंजेस है तो फिर आपको इसी से काम करना पड़ेगा। इसमें एक दो स्टेप आपको ज़्यादा लिखना पड़ सकता है, जो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये सवाल देखिए, ए वायर हैज रेसिस्टेंस आर, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। एक वायर दिया हुआ, इसका रेसिस्टेंस आर है और कहता है कि आपको एक नया रेसिस्टेंस अब प्राप्त करना है, और इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलिंड्रिकल वायर इज डबल्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल रेसिस्टेंस। कहता है क्या कि क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है ना, उसको डबल कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। फिर कहता है कभी हम आपको लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज कर देंगे 10% से, तब आपको बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस में। तो कभी लेंथ ऑफ द वायर को 20% से इंक्रीज कर देंगे, 50%, 100%, कुछ भी हो सकता है, तब बताना है क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम में जब नहीं कुछ मेंशन किया हो तो हम समझेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है दैट रिमेंस कांस्टेंट। तो वो वाला फॉर्मूला के हिसाब से R बराबर रो एल बाई आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, R प्लस टू 1/L², आपने भी पढ़ा है। एरिया होता है पार स्क्वायर, तो पहला वाला बनाइए। रेडियस को चूंकि डबल किया गया है, यहाँ डबल करोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, और एरिया को अगर 4 गुना बढ़ाइएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 गुना अगर बढ़ेगा तो 16 गुना आपका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंक्रीज 4 टाइम्स एरिया, तो रेसिस्टेंस विल डिक्रीज 16 टाइम्स। सीधा सीधा आंसर हो गया। दूसरे सवाल, सो R1/R2 रेशियो पूछ रहा था 16, क्योंकि 16 टाइम डिक्रीज करेगा, सो R2 कम होगा, R1 ज़्यादा होगा, सो 16 हो जाएगा। दूसरा में देखिए, कहता है कि 10% से आपने लेंथ को बढ़ाया है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस आपने भी थोड़ी देर पढ़ा, 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो 10 यहाँ रख दीजिए, 20% सीधा आंसर कर सकते हैं। 10 तक के लिए आप सीधा यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है, 20% है, 50% है, 60% है, तो फिर देखिए ये डबल से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसको 20% बढ़ाइएगा तो 40 से ज़्यादा आंसर करना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा निकालना है, तो फार्मूला डालिए, R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। चूँकि R1 मान लीजिए R, L2 मान लीजिए L, और उस हिसाब से आप L1 L, L2 1.2L होल स्क्वायर कर दीजिए। L का कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर हो जाएगा 10/12, 5/6 का होल स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है ना। और आपको R2 चाहिए, तो R2 आप निकालेंगे तो 36/25 आ जाएगा। अब चेंज इन रेसिस्टेंस देख लीजिए, R2 माइनस R1 कर दीजिए, वेरी सिंपल, 36/25 R माइनस R, आप इसको माइनस करिए, 11R/25, और डेल्टा R/R कर लीजिए, तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11/25 इंटू 100, तो फिर यहाँ पे 44% दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जानते हैं 40 से ज़्यादा आएगा, वो कितना एग्जैक्टली, तो 44 आ जाएगा। इस तरह से अगर आपका यह 50% चेंज होता तो फिर यहाँ पे 50 तो 100 से ज़्यादा आ जाता। अब वो 120 आया, जो आए करके देखिएगा, इसी तरह से जो आएगा सो आएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रेसिस्टेंस का जब वॉल्यूम आप सेम रखते हैं और उसके बाद उसके लेंथ या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करते हैं, तो फिर रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर आधारित। सिंपल है। चलिए, तो आइए बच्चों देखिए दोस्तों, आगे रेसिस्टेंस पर आधारित कुछ सवाल पर हम काम करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सो उस पर आधारित सवाल। जैसे पहला दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस जो हो गया इस सिल्वर वायर का क्या हो गया, 1 ओम हो गया। द वायर इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड बाथ। लिक्विड बाथ एक तरह का ऐसा बर्तन हुआ जिसमें आप अगर किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं, जैसे वायर को आपने डाला, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो लिक्विड बाथ के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। एंड इट्स रेसिस्टेंस राइजेस टू 1.2 ओम। तो मान लीजिए उस लिक्विड बाथ का टेम्परेचर कुछ था, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री कुछ था, जिससे उसका क्या हो गया, 1 ओम था कितना पे, 20 पर। आई मान लो 80 डिग्री था, तो उस पर कितना हो गया, या कुछ भी था, तो उस पर क्या हो गया, 1.2 ओम। ठीक है, तो इसलिए आपको पूछता है कि वो टेम्परेचर एक्चुअली में कितना था, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, इस लिक्विड बाथ का। अल्फा फॉर सिल्वर दिया हुआ है 3.8 सॉरी 3.8 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि जब आपको RT1 निकालना हो किसी T1 टेम्परेचर पर, तो आप R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 लिखते हैं। उसी तरह RT2 निकालना, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। इसमें यही फॉर्मूला लगता है, एकमात्र फॉर्मूला है। अब क्या करिए, आप दोनों का रेशियो पकड़ लीजिए, RT1/RT2, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। RT1
आपको कह दिया 1 जो कि 20 पर है, RT2 जो कि निकालना है टेम्परेचर, उस पर जो रेसिस्टेंस है वो 1.2 है। T1 हो गया 20, T2 निकालना है। बाकी आप रख दीजिए 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे डेल्टा T1 का मतलब होगा T1 माइनस 0, मतलब कि जो भी T1 था 20 डिग्री सेल्सियस वो 20 आ जाएगा, और T2 यहाँ पर आपको निकालना है, T2 माइनस 0 मतलब T2। सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अच्छे से और सॉल्व करेंगे, T2 फाइंड आउट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 71 डिग्री सेल्सियस आपको पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व किया हुआ है 71 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से देखिए अब दूसरा सवाल कहता है रेसिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर, इस बार सिल्वर वायर था, प्लेटिनम वायर है, नो प्रॉब्लम। इन ए प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर होता है, उसमें प्लेटिनम की वायर यूज होती है। कहता है मेल्टिंग आइस पर, बॉइलिंग वाटर पर, तो मेल्टिंग आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर, एंड एट ए हॉट बाथ जो किसी टेम्परेचर पर होगा। तो कहता है क्या कि जब मेल्टिंग आइस पर है मतलब 0 पर 6 ओम, बॉइलिंग पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर 6.5 ओम, और किसी टेम्परेचर पर जो बीच में कहीं होगा 70-80 जो भी हो 6.2 ओम है, तो कहता है जरा उस टेम्परेचर को फाइंड कर दीजिए। तो सिंपल सी बात हो गई, R0 6 ओम एट 0 डिग्री, R100 6.5 एट 100 डिग्री सेल्सियस, RT 6.2 ओम एट T डिग्री सेल्सियस। देखिए अल्फा आप निकाल सकते हैं, फार्मूला R100 माइनस R0 बाई R0 इंटू 100 पढ़े थे ये वाला। R100 लिखिएगा तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 आ जाएगा, उससे आपको ये आ जाएगा। तो इस फार्मूले पर हम बिठा लेते हैं, R100 बिठा दीजिए, R0 बिठा दीजिए, R0 और ये, इससे अल्फा निकला है, अल्फा निकला आपका 1/1200। ये निकल जाने के बाद आप फिर से RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी को लगाइए, और आपका ये RT 6.2 दिया हुआ है, फिर 6 इंटू अल्फा यहाँ से निकाले थे, पुट कर दीजिए और फिर अच्छे से इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको निकल आएगा T 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए उसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर दिया हुआ है 0.00145 डिग्री पर सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स रेसिस्टेंस इज 2 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ है, 2 ओम का। कहता है फिर बताइए ऐसा टेम्परेचर जिससे कि रेसिस्टेंस हो जाए 3 ओम। तो क्या दिया हुआ था, अल्फा दिया हुआ था, T1 मान लिया 100, R1 हो गया उस पर 2 ओम, R2 कहा जब 3 ओम हो तो उस वक्त टेम्परेचर बता देना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए जो यहाँ पे है, RT1 बाई RT2, वही हमने यूज़ किया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। RT1 हो गया यहाँ पे 2, RT2 हो गया 3, 1 प्लस अल्फा का मान, और डेल्टा T1 100, 100 माइनस 0, और 1 प्लस इतना, फिर ये T2 माइनस 0 जो T2 हो जाएगा, और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ढंग से सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट 494.83 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं, तो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रॉब्लम रहता है। इस पर आपको आराम से ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, तो उससे आप सारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, गुना भाग वो सब कर लेंगे सही से, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये कभी भी वैलिड होगा, कम में भी ज़्यादा में भी, लेकिन कम में क्या होगा कि इससे आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा का चेंजेस है तो फिर आपको इसी से काम करना पड़ेगा, इसमें 1-2 स्टेप आपको ज़्यादा लिखना पड़ सकता है, जो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये सवाल देखिए, ए वायर हैज रेसिस्टेंस R, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। एक वायर दिया हुआ, इसका रेसिस्टेंस R है, और कहता है कि आपको एक नया रेसिस्टेंस अब प्राप्त करना है, और इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलिंड्रिकल वायर इज डबल्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल रेसिस्टेंस। कहता है क्या कि क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है ना, उसको डबल कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। ठीक है, जो रेसिस्टर भी बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस को आप रेसिस्टर भी बोल सकते हो। तो डिफरेंट रजिस्टर्स आपके पास दिए जाएंगे और उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सिंपलेस्ट केस है वो आपको आ गया सीरीज ग्रुपिंग का। ठीक है, तो 1 नंबर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सीरीज ग्रुपिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टर R1 इस तरह से, R2 R3 सब एक साथ कनेक्टेड किया हुआ है। इसको इंड टू इंड कनेक्शन भी आप बोल सकते हैं, मतलब R1 रजिस्टर का जो ये वाला एंड है, दूसरा एंड, उससे R2 रजिस्टर का पहला एंड जुड़ा हुआ है, फिर R2 का जो दूसरा एंड है उससे R3 का पहला एंड जुड़ा हुआ है,
एंड सो ऑन। इस तरह से आप चाहें तो एक लंबी सी सीरीज बना सकते हैं जिसमें सब एक लाइन से आपको जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो इसको इन टू इन कनेक्शन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है वन एंड ऑफ वन रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ अदर एंड ऑफ रेसिस्टेंस एंड सो ऑन एज शोन इन फिगर। इसमें क्या खास बात होगी? इसमें खास बात होगी कि अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन को किसी सेल से आप जब इसको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक सेल से जो भी इसका मान के चलिए पोटेंशियल अप्लाई करता है टोटल ओवरऑल, तो उससे अगर आपने इसको जोड़ दिया है तो इस तीनों R1, R2 और R3 के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ही सर्किट हो गया ना कंप्लीट, तो इससे कोई भी आई करंट फ्लो होगा, तो R1, R2, R3 के थ्रू भी सबके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यही खासियत हो गया कि सीरीज में जो भी रेसिस्टेंसेस आपके कनेक्शन में होंगे उन सबके थ्रू सेम करंट फ्लो होगा। तो देयर मस्ट बी सेम करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ये बात हो गई। However, the potential difference across each resistance may be different। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रेसिस्टेंस आप देखेंगे, जैसे R1 के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो वो जैसे हमने कहा V1 हुआ, तो ये V1 उसी तरह से R2 के अक्रॉस V2 हुआ, R3 के अक्रॉस V3 हुआ। तो ये V1, V2, V3 जो है ये आपस में अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि R1, R2, R3 की वैल्यू अगर अलग अलग है तो V1, V2, V3 की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अगर R1, R2, R3 की वैल्यू सेम सेम है तो फिर V1, V2, V3 भी सेम हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर मे वर्ड यूज किया है, मे बी डिफरेंट। ओके, तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर ये डिफरेंट है तो फिर यहाँ भी डिफरेंट होगा। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको देखिए तो V1 बराबर क्या लिखा जाएगा, I टाइम्स R1। ओम्स लॉ लगाएंगे आप कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ वो V1 का हुआ, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। V2 भी I R2 हो जाएगा, V3 भी I R3 हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो तीनों के थ्रू सेम करंट I फ्लो हो रहा है। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए R1, R2, R3 की जगह हमने एक अकेला रेसिस्टेंस ऐसा डाला जो इसमें इस कनेक्शन में वही काम करे जो यहाँ पे ये तीनों मिल के कर रहा है, उसको ये अकेले RS कर दे। तो इसी को हम सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट बोल देंगे, इस RS को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल देंगे। इक्विवेलेंट सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रिजल्ट। तो RS इज इन स्पाइट ऑफ R1, R2, R3 के सीरीज कनेक्शन के बदले में हमने लिख दिया यहाँ पर ये RS। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई वही सेल आपको अप्लाई करना है V पोटेंशियल का, जो इन सबको मिला के V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा था वही V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और फिर आपका जो करंट होना चाहिए, जो इसमें I करंट फ्लो हो रहा है वही करंट I अगर इसमें हो गया तो RS कहलाएगा इन R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट कनेक्शन। तो आप V बराबर ऑफकोर्स V1 प्लस V2 प्लस V3 कहेंगे। अब V को जो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे के अक्रॉस V हो गया, तो V बराबर I इंटू RS। तो V बराबर I RS, V1 इज I R1, V2 इज I R2, V3 इज I R3। I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपका जो RS बन गया वो R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया। तो ये आपका सीरीज में रिजल्टेंट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज में जो भी रिजल्टेंट आएगा वो सीधा सीधा इन रेसिस्टेंसेस का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो जो कनेक्शन में आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो हर इंडिविजुअल से अधिक वैल्यू लेकर के आएगा। कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू है जो बड़े से बड़ा वैल्यू होगा R1, R2, R3 में, उससे भी बड़ा रिजल्ट आपका RS में दिखाई देगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नोट करके हम लोग आगे देखेंगे कि अगर आपने n रेसिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू R, मतलब सभी के सभी रेसिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल हो, R है, उनको आपने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, तो फिर रिजल्टेंट आपका क्या बन जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस ये n टाइम्स आएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, n टाइम्स R। ओके, सो RS बिकम n टाइम्स R, ध्यान रखिएगा। और एक बात कि सीरीज इक्विवेलेंट ये जो RS है, सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर, वो हमेशा बड़ा होगा देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस वैल्यू। जैसे आपने 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, 6 ओम का, इस तरह से आपने रेसिस्टेंसेस को अगर एक सीरीज में डाल रखा है तो जो रिजल्टेंट होगा, तो ये जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस इसमें से जो सबसे बड़ा है, जो मान लो 6 ओम का है,
तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 से भी बड़ा होगा, क्योंकि उस सब में ऐड होते जाना है, इसलिए ये ध्यान में रखते हैं, कभी कभी पूछता है। अब आते हैं दूसरे तरह के ग्रुपिंग पर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में आप फिगर से देख सकते हैं, जैसे R1 R2 R3 रेसिस्टेंसेस है, इसके फर्स्ट इंड को हम सब ने एक जगह पर कनेक्ट किया हुआ है और सेकेंड इंड को सबको एक जगह पर कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह की ग्रुपिंग अगर आप करते हो तो इसी को आप नाम दोगे पैरेलल ग्रुपिंग। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस फर्स्ट इंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट वन प्लेस एंड सेकेंड इंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट वन अनदर प्लेस। ये देखिए, इसके लेफ्ट इंड को आपने एक जगह रखा, राइट इंड को सबको उधर दूसरे एक जगह पर रखा, है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर आपने बना रखे तो हम कहेंगे R1 R2 R3 क्या है, पैरेलल में आपने कनेक्ट किया हुआ है, जैसा कि फिगर में हमने दिखा रखा। इसमें खास बात क्या होगी, खास बात होगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टेंसेस जाएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 अक्रॉस R2 अक्रॉस R3 होगा वो सबके अक्रॉस सेम होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन तीनों पर अप्लाई हो रहा है। R1 के अक्रॉस भी वही है भी, R2 के अक्रॉस भी वही है भी, R3 के अक्रॉस भी वही है भी, है ना। लेकिन इनके थ्रू जो करंट चलेंगे R1 R2 R3 के, तो वो आपको आपस में डिफरेंट हो सकते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो अलग अलग करंट चलेंगे। जैसे यहाँ से I गया, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका इसमें जो चला गया I1, इसमें जो चला गया I2, इसमें जो चला गया I3, तो इस तरह से बढ़ जाएगा करंट। और फिर यहाँ पर वापस I1 I2 I3 जो है सब आपस में कंबाइन हो जाएंगे और फिर से बन जाएंगे I। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगा कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं कि इस जंक्शन पर I करंट आ रहा है और यहाँ से I1 I2 I3 तीन तरफ बढ़ रहा है, तो वो I बराबर जितना आएगा उतना जाएगा। सो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वही इसका इक्विवेलेंट सर्किट में हो जाएगा। वही भी पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल लगा देना है यहाँ पे। तो इससे जो I करंट यहाँ पे सर्किट में आना चाहिए ओवरऑल, तो इससे I करंट आपका जा रहा है और इस RP के अक्रॉस, मतलब जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप RP बोल रहे हो, उसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, VE होना चाहिए। तो हम इस सर्किट को इसका इक्विवेलेंट सर्किट कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली आप अगर यहाँ पर देखो तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मैथमेटिकली हम लोग इसमें आगे लिखेंगे। तो मैथमेटिकली हमारा V इक्वल टू, दोनों फिगर को एक साथ ध्यान में रखते हुए यहां से आप देख लीजिए। तो आप लिखिए मैथमेटिकली V इक्वल टू I1 R1। तो इससे I1 देखिए आपका क्या आ गया, V बाय R1। उसी प्रकार से V इक्वल टू I2 R2, यहाँ से I2 R2 है ना, तो इससे I2 क्या बन गया, I2 बन गया V अपॉन R2 एंड V इक्वल टू I3 R3। तो इससे I3 जो है हमारा V अपॉन R3 बन गया। और चूंकि यहाँ पर आप अगर देखिए तो V इक्वल टू, आप यही लिख दीजिए I इंटू RP, तो I इक्वल टू, या V इक्वल टू I इंटू RP, तो I इक्वल टू V अपॉन RP ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I को आप यहाँ से देख के लिख दीजिए V अपॉन RP, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ V इक्वल टू IRP था, तो I बिकम V अपॉन RP। अब इन सबको एक साथ करके यहाँ बिठा दीजिए। I की वैल्यू डाल दिया मैंने, I1 की वैल्यू डालिए, I2 की वैल्यू डालिए, I3 की वैल्यू डालिए, देख रहे हैं, और सॉल्व कर दीजिए। देखिए V कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ गया 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा RP जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब फिर इसमें भी उसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि R1 R2 R3 आपस में सभी R बराबर हो, है ना, तो फिर रिजल्ट पर क्या आ जाएगा, सो आपको देखना है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही आपको ध्यान में रखना है कि जो भी रेसिस्टेंसेस आपने यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक समान होगा, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। और रेसिस्टेंसेस अलग अलग हैं
तो फिर करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा। अब यहाँ पर हम लोग स्पेशल केस के रूप में लिख सकते हैं, अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 इक्वल टू R, देन तो मतलब ये कहने का 1/RP 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट इस तरह से। अब मान लो n रेसिस्टेंसेस के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो n टाइम्स इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर n इक्वल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग। तो n इक्वल रेसिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू r इज कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/r इस तरह से n टाइम्स है तो n/r हो जाएगा। दिस इज 1/rp। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rp, उलट दीजिए, क्या आ गया, r/n आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो एक इंडिविजुअल से n टाइम कम हो गया। मतलब इसमें जो रिजल्टेंट आता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, और जो आपका इससे सीरीज में आया था वो बहुत बहुत बड़ा आया था। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि n अगर आपने लगाया तो जवाब हो जाएगा r/n इक्वल रेसिस्टेंसेस का। मतलब ये कहने का हुआ, इसको अच्छे से समझिए क्योंकि सर्किट में ये बार बार रिपीट करेगा। अब मान के चलिए अगर हमने इस तरह से R का, जैसे अभी आप देखो आपको कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 5। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा हम एक लाइन में लिख सकते हैं R/5। 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 रेसिस्टेंसेस को आपने इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया, तो आप इसकी जगह सिर्फ एक सिंगल रेसिस्टेंस R/5 लगा दो तो ये सर्किट सेम हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट आप R/5 कर सकते हो। 5 लगाया R/5, 10 लगा दोगे R/10, 2 लगाना है R/2, ठीक है, n लगा दिया R/n एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही एक और खास बात होती है कि जो भी आपका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी और जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस में सबसे छोटा वाला वैल्यू है ना, वो उससे भी छोटा आएगा। जैसे मान के चलो आपने 2 ओम 4 ओम 3 ओम 5 ओम ये 4 रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट निश्चित रूप से इनमें जो छोटा है, कौन है सबसे छोटा, इनमें 2, तो 2 से भी छोटा आएगा। आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इन सब में जो भी सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा रहेगा। तो कई बार ऐसा दे देता है और ऑप्शन में बोलता है, और ऑप्शन में आपको 2 से छोटा एक ही वैल्यू है, मान लो वो कुछ भी है 1.4 1.2, तो जब कैलकुलेशन करोगे इस तरह के इक्वेशन में डालोगे तब आएगा। तो हमें अगर ऑप्शन में एक ही वैल्यू ऐसी दी हुई है जो 2 से छोटी है, बाकी सारी वैल्यू 2 या 2 से अधिक है, तो हम समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 2 से छोटा वाला, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये चीज, तो इफ दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आरपी जो होगा दैट मस्ट बी लेसर देन 2 ओम, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में ऐसा मिल गया 2 से छोटा एक ही वैल्यू तो हम उसको आंसर कर देंगे। अगर 2 से छोटा अगर 2-3 वैल्यू दिया हुआ है तब तो आपको इस तरह के इक्वेशन में डाल के निकालना पड़ेगा। 1/rp इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, और फिर उसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, जो आएगा सो आएगा, ठीक है। लेकिन आएगा 2 से कम ही, ये डेफिनेट है। चलिए, तो ये बात हो गई आपको इस तरह से। अब यहीं पर अगर हम जो अभी सीरीज ग्रुपिंग में पढ़े थे कि n इक्वल रेसिस्टेंसेस को सीरीज में डाल दिया और n इक्वल रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में डाल दिया, तो दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो नोट करके फॉर n इक्वल रेसिस्टेंसेस, ठीक है, ऑफ वैल्यू r, तो इसके लिए हमने RS कहा था n टाइम्स r एंड RP हमने कहा था R/n, ठीक है। तो यहाँ पर RS/RP अगर कोई पूछे तो NR/R/n, so this becomes n square
आर कट जाएगा, देख सकते हैं आर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आर एस अपॉन आर पी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो ऐसे कह दीजिए, या आर एस इज एन स्क्वायर टाइम्स आर पी। ठीक है, तो ये सारी छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रिगार्डिंग पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर जैसे हम केस ऑफ टू रेसिस्टेंसेस, दो रेसिस्टेंसेस की बात करते हैं और दोनों जो है आपका यहाँ पे पैरेलल में आ गया। जैसे ये आपका एक हो गया और ये हम लोग दूसरा बना दिए, ठीक है। और इसको हम लोग किसी बैटरी से जोड़ दिए, मान लीजिए भी अप्लाई हो गया। अब ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 है। क्या होगा, सर्किट से कुछ I करंट जाएगा, इसमें हमारा I1 बढ़ जाएगा और यहाँ पर I2 बढ़ जाएगा, ठीक है। इधर से I आया था, तो ये बात सही है कि I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। साथ ही अब देखो ये भी जो होगा ना, ये दोनों के अक्रॉस R1 और R2 दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। सो V इक्वल टू I1 R1 भी होगा और I2 R2 भी होगा। V इक्वल टू I2 R2 भी होगा, V इक्वल टू I1 R1 भी होगा। तो अब इन दोनों को एक साथ देखेंगे, मतलब I1 R1 बराबर I2 R2, I1 R1 बराबर I2 R2, ये इसका बेसिक बात है। मतलब क्या हुआ, I1 बाय I2 अगर लिखिएगा तो ये बन गया R2 बाई R1। ये देखिए, कहने का मतलब हुआ I1 यहाँ पर है तो R1 यहाँ हो गया। दैट इज आप कहने को कह सकते हो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको इस तरह का दो कनेक्शन, इस तरह का सर्किट मिला हुआ है तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू उतनी कम होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट उसमें कम। बाकी ये रेशियो भी उसी हिसाब से दिखाता है कि रेसिस्टेंस का रेशियो जिस प्रकार से होगा तो करंट का भी रेशियो जो है इन्वर्स में उसी प्रकार से होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान के चलिए कि ऊपर वाला जो R1 है उसका वैल्यू हो गया 4 ओम और नीचे वाला जो R2 है उसको मैंने लिया 2 ओम, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ऊपर में 4 ओम है, नीचे में 2 ओम है, नीचे वाले का डबल हो गया। तो कहता है यहाँ पर ये नियम कि अगर इधर से मान के चलिए 8 एम्पियर का करंट आया, 8 एम्पियर का करंट आ गया, तो इसमें 4 है तो इसमें कम करंट जाएगा और इसमें ज़्यादा करंट जाएगा। तो जैसे ये डबल का रिलेशन है तो इसमें भी क्या होगा कि इससे डबल करंट जाएगा। कहने का मतलब हुआ अगर मैं इसमें I डाल दूं तो इसमें मुझे डालना है 2I। सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो। देखो फिर से समझो, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा ना। माने हम क्या कह रहे हैं कि इससे डबल है यहाँ पर, तो जिसमें ज़्यादा है रेसिस्टेंस का वैल्यू ना उसमें करंट कम जाएगा और रेशियो क्या होगा, इससे करंट डबल होके अब इसमें चला जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब हुआ I और 2I, मतलब दोनों मिला के क्या हुआ 3I। तो 3I इज इक्वल टू 8। तो I कितना बन गया 8/3 एम्पियर, समझे। तो इसका मतलब ऊपर वाले से जाएगा 8/3 एम्पियर और नीचे वाले से जाएगा 2 टाइम्स 2I, तो 16 क्या कर दें इसको 16/3 एम्पियर, ठीक है। यही 8/3 एम्पियर यहाँ और 16/3 एम्पियर इससे, दोनों वापस जब इसमें आके मिलेंगे तो 8 एम्पियर यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही हो गया ना कि जिसमें आपका जिस प्रकार का रेशियो रेसिस्टेंस का है, उलट करके वही रेशियो आपको करंट का बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल अब 2 देखिए, 1 2। जैसे अभी यहाँ पर हम करंट लेके आ जाइए 4 एम्पियर का, ठीक है। और
यहाँ पर रेसिस्टेंस मान के चलिए हमने दिया 3 ओम, इधर दे दीजिए आप 9 ओम। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, इससे 3 गुना रेसिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा है उसमें आई मान लो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे 3 गुना ज़्यादा है तो करंट अब इससे 3 गुना ऊपर में ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब 3i। याद रखिएगा हमेशा दिमाग में, जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस उसमें करंट कम, जिसमें कम रेसिस्टेंस उसमें करंट ज़्यादा। अब रेसिस्टेंस इससे यहाँ पे 3 गुना था तो करंट इससे यहाँ पे 3 गुना ऊपर हो जाएगा। समझ गए? तो क्या हो गया, 3i 4i मिला करके 3i और एक i मतलब 4i। तो 4i इज हाउ मच, 4 एम्पियर। तो i कितना बन गया, i बन गया आपका 1 एम्पियर। i 1 एम्पियर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट ऊपर से निकलेगा और 1 एम्पियर का करंट नीचे से निकल जाएगा। समझ गए? दोनों मिला के फिर से ये 4 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से जब दो रेसिस्टेंस का केस हो तो आप ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये सर्किट में अक्सर आपको जहाँ तहाँ दिखाई देगा तो फटाफट उसको बना लेना है। क्लियर हो गया? अच्छे से नोट डाउन कर लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, केस ऑफ 3 और मोर रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो अब हम बात करते हैं कि अगर 3 रेसिस्टेंस या 3 से ज़्यादा रेसिस्टेंस दे दिया तब इस प्रकार के सवाल को, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को कैसे करना है। तरीका वही होगा अभी जो बात किए हम लोग, जैसे आपका यही था। यहाँ पर अब आप एक काम करें, एग्जाम्पल से ही समझिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा डायरेक्ट वैल्यू दे करके। तो जैसे ये हो गया हमारा 2 एम्पियर का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, और ये मान के चलिए 1 ओम का है। ठीक है, और इधर से हमारा करंट आ गया 4 एम्पियर। कहता है बताइए अब किस में कितना करंट जाएगा। तो मान लीजिए इसमें i1 गया, इसमें i2 गया, इसमें i3 गया, सब मिला करके यहाँ पर फिर से 4 एम्पियर पूरा देना है। i1 प्लस i2 प्लस i3 इज 4। अब इसमें क्या होगा कि फिर जो भी आप सेल यहाँ पे लगाए होंगे तो भी जो भी आएगा वो सबके अक्रॉस एक समान आएगा। तो i1 r1 बराबर करते जाना है। तो i1 r1 मैंने i1 इंटू 2 इज इक्वल टू i2 इंटू 3 इज इक्वल टू i3 इंटू 1, ऐसे लेके चले जाओ। और इसको क्या करो, कुछ मान लो, जैसे k मान लिया। ठीक है जी, तो आपका i1 निकाल लो, क्या आ जाएगा k/2, i2 निकाल लो k/3, और i3 निकाल लो, क्या है वो k है। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर देखिए आप, इधर से 4 एम्पियर था तो 4 असल में क्या था, i1 प्लस i2 प्लस i3 था। तो आपका i1 प्लस i2 प्लस i3 4 एम्पियर है। तो अब आप क्या करना है, i1 को यहाँ से पुट कीजिए, k/2 i2 पुट कीजिए, k/3 i3 पुट कीजिए, k बराबर 4 एम्पियर। एलसीएम ले लेंगे 6। ठीक है, इस तरह से हम k सॉल्व कर लेंगे। 8 3 11 k/6 इक्वल टू 4 एम्पियर। मतलब k कितना आ गया, 4 इंटू 6/11 एम्पियर, मैंने 24/11 एम्पियर, ऐसे आ गया। तो मिल गया सबसे करंट। तो क्लियर पता चल गया कि i1 जो था k/2 था और k कितना है 24/11। तो आंसर क्या हो गया 12/11 एम्पियर। उसी तरह से i2 देखिए k/3 था और k क्या निकल गया है 24/11 इंटू नीचे में 3 तो 8/11, और i3 वो तो k ही था, मतलब 24/11 एम्पियर। आप इन तीनों को अगर ऐड कीजिएगा तो वापस क्या मिलना चाहिए 4। आइए जरा देख लें एक बार ऐड करके। तो 12 चेक कर रहे हैं, तो 12/11 8/11 24/11, एलसीएम 11 हो गई, जोड़िए 20 तो 44, 4 उठ गया, मैंने करेक्ट। देखिए, तो इस तरह से आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे अगर 3 से ज़्यादा भी दे देगा, 4 5 6, सब में क्या करना है, i1 r1 बराबर i2 r2 बराबर i3 r3 i4 r4 सब कर लेना है, सबको k मान लेना है, i1 i2 i3 निकाल लेना है,
और वो I1 I2 I3 जो भी है इधर जितना करंट आ रहा है सम टोटल इस इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लेंगे और बारी बारी से पुट करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अच्छा इसमें आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं, जरा देखिए वो वाला रेशियो जो पीछे के केस में बताए थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे क्या है 2 ओम है। तो क्या होगा कि इस 2 ओम में जितना भी करंट गया है उसका डबल जरूर 1 ओम में जाएगा। ठीक है, मतलब इस 2 ओम में जितना भी करंट गया है उसका डबल जरूर 1 ओम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। तो देखो I1 और I3 को देखो ठीक से, I1 है आपका 12/11 यहाँ पे गया। ठीक, हम क्या करें इसका डबल इसमें जाएगा, तो डबल मैंने क्या 24/11 देख सकते हो। ठीक है, कोई भी एक मिल गया तो डायरेक्ट भी ऐसे बता सकते हो। यहाँ में भी रिलेशन खोज सकते हो। ये 1 है 3 है, समझे 1 है 3 है, तो जो भी इतना इसमें जितना जाएगा इसका रेशियो देखो इसे 3 गुना है ना, तो इसमें जो भी करंट जाएगा इसका 3 गुना करंट इसमें जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर तुमको ये पता है I2 पता है तो इसका 3 गुना इससे जाएगा। तो I2 है कितना, I2 आपका निकला था 8/11, उसका 3 गुना कर दो तो 3 8 गुना 3 24, 24/11 इससे जा रहा है, समझे। तो वो दो वाला देखोगे तो वो भी इसमें वैलिड है। ठीक, बाकी अगर सेपरेट एक साथ करना है तो ये तरीका है। तो वीडियो को एक बार हो सके तो दोबारा इस एग्जाम्पल को देख लो, आराम से इसको कर लो और समझ लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इससे बहुत ज़्यादा बार आपको एग्जाम में नीट में जो है क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आता ही आता है, बोर्ड में भी आता है, ध्यान रखिएगा। क्या है नाम, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको समझिए। देखिए 5 रेसिस्टेंस का नेटवर्क जिसका फोटो चाहे ऐसे आपको डायरेक्टली दिखा दिया, चाहे ऐसे डायरेक्टली दिखा दिया, या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे दिखा दिया। तो फोटो को थोड़ा ठीक से आप समझ लीजिए। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, एक स्क्वायर के तरह का साइड हो गया, चारों साइड्स पर इस तरह से रेसिस्टेंसेस हो गए, एक डायगोनल के लॉन्ग भी रेसिस्टेंस लगा दिया, और दूसरा जो यहाँ पे डायगोनल के पॉइंट्स थे उसके थ्रू आपको बैटरी जोड़ दिया। माने करंट अपना इधर से आएगा और फिर इधर से निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आ रहा है, कुछ ऊपर से नीचे से ऐसे ऐसे बटेगा, और फिर यहाँ पर भी एक बीच में आ गया, और फिर उसके बाद ये सब इधर से एंट्री उधर से एग्जिट। 5 नेटवर्क का आपको ये देखिए खेला दिख रहा है, 5 रेसिस्टेंस का एक नेटवर्क दिख रहा है, जो चाहे ऐसे दिखाई दे चाहे ऐसे दिखाई दे, यहाँ भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे दिखाई दे। तो ये क्या है, सब व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये इसको क्या बोलना है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो चलिए आपको ठीक से समझ में आ भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी बच्चा लोग ये कहता है कि हाँ ई वाला कैसे हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें कुछ नहीं है, ये ए पॉइंट को यहाँ रख के इधर ऐसे थोड़ा खींच दो, बी पॉइंट को थोड़ा इधर करके इधर खींच दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे इसको हम खींचे थोड़ा इधर, मान के चलो खींचे इसे पॉइंट को यहाँ लाए, ऐसे लाए, तो इससे 2 तार गया है ना, एक उधर R1 और एक नीचे में R3, देखो ऐसा हो गया। उसके बाद उसी तरह से बी पॉइंट को इधर खींच दो, नीचे में से खींचिए, तो एक उधर R2 गया उस तरफ, और एक नीचे में आ गया R4, देख रहे हो R4। अब ये R4 देखो यहाँ पर आपको टच किए हुए है, ये कौन है, R3 का दूसरा एंड हुआ, R3 का दूसरा एंड यही ना हुआ, तो ये दोनों को यहाँ ला के मिला दिया। उसी प्रकार से यहाँ देखो R2 के इस एंड पे R1 का दूसरा एंड मिला है, तो R1 का एंड पे R2 का एंड आके मिल गया, ऐसे हो गया। और अभी जो मिला है इनके बीच में कौन है, R5, तो यहाँ से उठा के R5, देखिए तो रीअरेंज करने वाली बात है। तो तुमको देखो इस तरह के फिगर में नहीं आ गया। ठीक, यही फिगर को थोड़ा चरखुट में बना दोगे ऐसे करके और ऐसे करके, यही थोड़ा सा स्क्वायर शेप ले लोगे या रेक्टेंगल शेप ले लोगे तो इसमें दिखाई दे देगा। तो सब फोटो जो है आपको थोड़ा सा उलझा के देता है, लेकिन है क्या, व्हीट स्टोन। तो क्वेश्चन में कहीं भी आपको 5 रेसिस्टेंस का कहीं भी एक जगह नेटवर्क टाइप का दिख रहा हो, जाल दिख रहा हो, 5 रेसिस्टेंस हो, तो चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये फोटो ऐसा ऐसा या फिर ऐसा तो नहीं। ठीक, मान लो कंफर्म हो गए कि हाँ चलो ये ऐसा हो गया, कई बार तो ये तुमको डायरेक्ट दिख जाएगा,
तो इसमें क्या करना होता है, इसको R1 को और अपोजिट वाला R4 को एक तरह से कह सकते हैं कोनागुनी, डायगोनली, ठीक है, ऐसा। ठीक, उसी तरह से इसमें भी R1 R4 R3 R2, R1 R4 R3 R2, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कंडीशन आता है इफ R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 बराबर हो जाए ये दोनों, मैंने R2 इंटू R3 के, अगर ऐसा हो जाए, इसी को कई किताब में आपको रेशियो के रूप में भी मिलेगा, जैसे लिख देगा R1 अपॉन R2, देख रहे हो, इक्वल टू R3 अपॉन R4, एक ही बात है, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 डिवाइड करना है ऐसे भी, और ऐसे नहीं तो आमने सामने का मल्टीप्लाई करके, जैसे याद रखना हो याद रखिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, हमने लिखा इफ R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3 और R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, तब आप क्या कहेंगे, देन इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहोगे। क्या होता है इस कंडीशन में, तो यही खास बात है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जब आपको ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा, RAB अगर आपको निकालना होगा, तो कहानी बड़ा ही सिंपल हो जाता है कि ये जो R1 है, R1 के थ्रू जितना भी करंट जाएगा, जैसे जो भी करंट आई गया यहाँ से, उसमें से इधर बट गया I1 और इधर बट गया I2, तो ये I1 पूरा का पूरा I1 इसमें चलाएगा और इधर से I2 पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। कहने का मतलब ना इसमें इधर से कोई करंट घुसेगा और ना ऊपर से कोई करंट नीचे आएगा, मतलब R5 में कोई करंट एंट्री करेगा ही नहीं। तो इस R5 को आप सर्किट से हटा सकते हैं। तो सर्किट से जैसे हटाइएगा तो मतलब क्या हुआ, R1 और R2 से जब सेम करंट गया तो R1 R2 सीरीज में आ गया और इधर R3 R4 सीरीज में आ गया, और फिर दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया, AB के रिस्पेक्ट में पैरेलल में आ गया। तो कहने का मतलब R1 R2 सीरीज में आ गए तो R1 प्लस R2 ऊपर का नेटवर्क बन गया। ठीक, तो आप इसका एक इक्विवेलेंट नेटवर्क हम थोड़ा सा साइड में यहाँ बना देंगे, जिसमें ऊपर में आ जाएगा R1 प्लस R2 और नीचे में क्या आ गया, R3 प्लस R4, और ऐसे। अब फिर दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब दो का रहता है तो सिंपली याद रखना है, दोनों को गुना करो, दोनों को गुना करो और जोड़ करके भाग दे दो, माने R1 R2 मैंने सब ऐड हो जाएगा इस तरह से। मतलब R5 सर्किट में रहेगा ही नहीं। ये आंसर सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आंसर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए तो है ही है। तो कहने का मतलब हुआ कि RAB फिर आप इस प्रकार से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये हम क्या कह रहे हैं कि दोनों को गुना करो, जोड़ के भाग दे दो। तो ये यही कह रहे हैं कि जैसे कि 1/R इक्विवेलेंट, जैसे पैरेलल वाला आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप पढ़ते हैं 2 के लिए लिखिएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2, LCM लीजिए और फिर ऊपर से लिखिए, यही ना हो गया। तो RP क्या आ गया, उलट देना है। तो इसी को बोला जाता है कि जब दो रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में दिखे, R1 और R2, और रिजल्टेंट निकालना, तो दोनों को गुना कर लीजिए, जैसे कर दिया, और जोड़ करके भाग दे दीजिए। R1 प्लस R2 जोड़ दिया और भाग दे दिया। ठीक, दोनों को गुना करना है और जोड़ करके भाग दे देना है, निकल जाता है। तो ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हो गया दो रेसिस्टेंस के लिए। तो वही ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। अब ऊपर वाले की वैल्यू R1 प्लस R2 थी, नीचे वाले की वैल्यू R3 प्लस R4 है। दोनों को हम लोग गुना करेंगे और जोड़ करके भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको हम लोग आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा और समझा दें। जैसे R1 मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2 ओम का, यहाँ मान लीजिए 4 ओम का हो गया,
ये मान के चलिए ज़्यादा करो 6 ओम दे देते हैं। आइए मान लो 3 ओम हो गया। आइए कुछ 10 ओम बिठा दो। ठीक, तो गौर से देखो, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज तो वो था, अब बैलेंस्ड है कि नहीं ऐसा देखो, पहले बैलेंस्ड है कि नहीं। इसको नोट अगर कर लिए तो आगे बढ़िए और उस पर ध्यान लगाइए कि उसका RAB क्या होगा, सो निकालिए। तो RAB हमको उसका फाइंड करना है। तो बैलेंस्ड है कि नहीं आप चेक किए, कोना कोनी गुना कीजिए। R1 को R4 से गुना किया, कितना हुआ 2 गुना 6 12। इधर भी कोना कोनी गुना कीजिए, 3 को करिए 4 से, कितना हुआ, यहाँ भी 12 हो गया 12 है। तो कोना कोनी आपने गुना किया, डायगोनली गुना किया, हो गया 12 बराबर है। इसका मतलब बैलेंस्ड कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन होगा तो इसको उड़ा देना है, खत्म। अब वो दोनों आ गए सीरीज में। इसका मतलब RAB जो आप निकालने जा रहे हैं, आपको सिंप्लिसिटी के लिए मन करे तो ऐसे एक बना लीजिए, 4 to 6 ऐड हो जाएगा, और नीचे वाला 6 3 9, दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। 6 3 9 यहाँ पे आ गए, 2 4 6 यहाँ आ गया। अब दोनों पैरेलल में आ गया, दो के लिए पैरेलल है, क्या बताए, दोनों को गुना करो, जोड़ के भाग दे दो, ऐसे। तो क्या हो गया 18/5 ओम आपको RAB यहाँ पर आंसर आ गया। समझ गए बात को। तो ये हो जाता है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर ये 6 नहीं होता, 4 हो जाता, तब क्या ये आंसर आता, नहीं आता, क्योंकि बैलेंस्ड ही नहीं है। 4 × 2 8 हो गया, इधर 4 × 3 12 हो गया, बैलेंस नहीं रहा। अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, अब R5 के थ्रू भी करंट जाएगा। अब जब उसको निकालना होगा तो फिर आपको या तो एक होता है डेल्टा स्टार मेथड, उसको यूज करना पड़ता है, या फिर किरचॉफ्स लॉ जो आगे पढ़ेंगे तो उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है, जब यहाँ 4 रखिएगा तो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब यूज होता, जैसे 4 3 12 था तो 2 × 6 पर ही ये चीज वैलिड होगा। समझे इस बात को। तो चलिए, ये था आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। और अगर 12th के सिलेबस और नीट के सिलेबस को देखा जाए ध्यान से, तो आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन सिलेबस में मुख्य रूप से पढ़ना है। अनबैलेंस्ड होता है तो प्रॉब्लम थोड़ा लंबा चला जाता है और उसको सॉल्व करने में इक्वेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको मोटा मोटी मान लीजिए सिलेबस में नहीं के बराबर पढ़ना है। ठीक है, नीट वगैरह में अगर वो पूछेगा तो इतना ना लंबा हो जाएगा कि कोई फायदे नहीं है उसको सॉल्व करने से। 10 मतलब क्या कहिएगा 5 मिनट से ज़्यादा टाइम खा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती है। इसलिए आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सवाल बनाइए, जहाँ भी अनबैलेंस्ड मिलेगा उसको छोड़ दीजिए, और वो एग्जाम में आपको कभी नहीं मिलेगा अनबैलेंस्ड, ये आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, जब भी मिलेगा बैलेंस मिलेगा और उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हम लोग इस लेक्चर नंबर 4 में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की बात लेके। तो तब तक के लिए सबको कंप्लीट कर लीजिए और पढ़िए मन लगा के। थैंक यू वेरी मच।